Education and British rule. In ancient time, people in Indian subcontinent used to get education in the Gurukuls, but today we study in school with English or Hindi as a chief medium of instruction. अब since जो अर्लियर या एंशियंट टाइम में जो एजुकेशन मिलती थी स्टूडेंट्स को या बोल सकते हैं लोगों को, वो गुरुकुल के थ्रू मिलती थी। लेकिन आज जो हम देखते हैं तो हम कहाँ पढ़ते हैं? स्कूल में, राइट। और एक चीफ मीडियम होता है, एक मेन मीडियम होता है कि हम इंग्लिश मीडियम से हैं या हिंदी मीडियम से। सो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे? सो वी डिड दिस transition actually so when did this transition actually take place? तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि ये जो चेंजेस हैं ये कब आए और कैसे आए। We will learn about this transition in this chapter, right? So let's start. What you will learn from this chapter is about the indigenous system of education. Education का जो system है वो about the British policies and education in India, British की policies India के education system में, about the role of enlightened Indians in spreading Western scientific education, कैसे Britishers ने Indians के बीच में उनको educate किया, उनको enlighten किया, मतलब open minded, बिल्कुल clarity के साथ Western और scientific education provide करवाई, about the growth of national education institutions in India, और कौन कौन से national institutions उन्होंने सेटअप किए और उनकी ग्रोथ। ठीक है, so let's start. Indigenous education system. अब indigenous का मतलब क्या होता है? It means कि स्वदेशी, और वी कैन से एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो ओरिजिनली फॉर्म किया गया हो, ठीक है, किसी की कॉपी ना हो, वही। बिफोर द ब्रिटिश रूल एजुकेशन इन इंडिया वॉज इम्पार्टेड, इट मीन्स डिलीवर्ड। तो ब्रिटिश रूल के पहले इंडिया में एजुकेशन कैसे इम्पार्ट की जाती थी, कैसे डिलीवर की जाती थी? through the network of elementary school like पाठशाला, मकताब्स। अब मकताब्स क्या होते हैं? मकताब्स are the school, here it is, schools which provided education to a large population of Muslims before coming of the British. मकताब्स उन्हें कहते हैं कि वो education a kind of institution or a kind of school, not institution actually, it's a kind of school which provides education to large population of Muslims, और ये कब होता था? ब्रिटिशर्स के आने के पहले, ठीक है। देन मदरसास, इनके थ्रू क्या मिलती थी? इंडिया में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। However, the courses were based on old texts like the Vedas and the commentary and their commentaries. अब ये जो कोर्सेज कौन से होते थे? कोर्सेज बेस्ड होते थे वेदास के ऊपर, और उनकी जो कमेंट्रीज हैं उनसे रिलेटेड जो बुक्स हैं, जो टेक्स्ट हैं, जो स्क्रिप्ट हैं, उनके ऊपर बेस्ड होती थी, विच हैड नॉट कीप्ड पेस विथ द चेंज इन द वर्ल्ड। जो जैसे वर्ल्ड में चेंजेस आते जा रहे हैं ना, ऐसे उन बुक्स में कोई चेंजेस नहीं होते थे। दे वर रिजिड, जो चीजें पढ़ाई जा रही थी वो सेम एज इट इज पढ़ाई जा रही थी सारी जनरेशन्स को। टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस नहीं हो रहे थे, ठीक है। कुछ इस तरीके से वो एजुकेशन सिस्टम था। इवेंचुअली इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन ट्रांसफॉर्म्ड इन मेनी वेज अंडर द कंपनी रूल, और फिर इंडिया का जो सिस्टम है एजुकेशन का वो ट्रांसफॉर्म हुआ, वो चेंज हुआ, और बहुत तरीकों से चेंज हुआ अंडर द कंपनी रूल। कंपनी रूल मतलब ब्रिटिश रूल के अंडर बहुत सारे चेंजेस आए एजुकेशन सिस्टम में। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? वेस्टर्न एजुकेशन का इंट्रोडक्शन। ईस्ट इंडिया कंपनी,
The East India Company showed very little interest in promotion of education in India. अब ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत कम इंटरेस्टेड थी किस चीज में कि यहाँ के लोगों को एजुकेशन प्रमोट की जाए या उन्हें पढ़ाया जाए, इस चीज में वो इंटरेस्टेड नहीं थे. Only a few educational institutions were set up to ensure steady supply of Indian employees to the low cost run by company in India. अब बहुत कम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया गया था और वो भी इस चीज के लिए सेटअप किया गया था कि जो रिक्वायरमेंट है कंपनी को, जैसे कंपनी में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनमें एम्प्लॉयज की, इंडियन एम्प्लॉयज की जो जरूरत थी, राइट, बस उसी हिसाब से लोगों को पढ़ाया जाता था. जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी थी या जितनी रिक्वायर्ड नंबर थे उतने ही लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी. Therefore, knowledge of classical language किसे कहते हैं? Language which the languages which were traditionally used in Indian were termed as classical language like Sanskrit, Arabic and Farsi. Their knowledge of classical language were utilized by British to establish correspondence with the native states. अब उन इंडियन एम्प्लॉयज को या उन लोगों को क्यों पढ़ाया जाता था? ताकि जो कंपनी है वो उनके क्लासिकल लैंग्वेज, मतलब उनकी जो बेसिक नेटिव लैंग्वेज है उसका यूटिलाइजेशन कर सके और ब्रिटिश यूटिलाइजेशन कर सके और जो नेटिव स्टेट्स हैं, जैसे जो उनके किंगडम्स हैं या जो एक किंग की टेरिटरी है, उनके साथ एक रिलेशंस मेंटेन कर सके, राइट. इसलिए उन लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी. द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ सच टाइप वर कलकत्ता मदरसा set up by Warren Hastings in 1781 for study of Muslim law and related subjects. अब कुछ इंस्टीट्यूशन हैं जो सेटअप किए गए थे. पहली मतलब फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है जो किसने, ब्रिटिशर्स ने सेटअप किए थे इंडिया में. तो उसमें कलकत्ता मदरसा है जो कि वारेन हेस्टिंग ने सेटअप की थी 1781 में, मुस्लिम लॉ और उनके जो रिलेटेड सब्जेक्ट हैं उसको पढ़ने के लिए. Then next one is Sanskrit college were established by Jonathan Jigan of at Banaras in 1791 for study of Hindu law and philosophy. Then third one is the Fort William College was established in 1800 for the training of civil servants of the companies in language and customs of India. तो बेसिकली जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने अपने क्या बोल सकते हैं, अपने करस्पॉन्डेंट्स के लिए या अपने बेनिफिट्स के लिए लोगों को क्या दी, एजुकेशन दी, ताकि वो यहाँ की जो क्लासिकल लैंग्वेज है उसका क्या कर सके, यूटिलाइजेशन कर सके और फ्रेंडली या हार्मोनी रिलेशंस बना सके यहाँ के नेटिव स्टेट से. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. Okay, Christian missionaries. During the 19th century, English missionary activists like Charles Grant and William Wilberforce compelled the East India Company to give up its policy on non-intervention in education. अब 19th century में कुछ इंग्लिश मिशनरीज या एक्टिविस्ट जो थे उन्होंने कंपेल किया, उन्होंने फोर्स किया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो जो उनकी पॉलिसी है नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी या पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन का मतलब होता है कि किसी अफेयर में या किसी कंट्री के एजुकेशन सिस्टम में क्या बोलते हैं, इन्वॉल्व ना होना. इसमें कंपेल किया कि आप उसमें मत उलझो, लाइक दिस, या इन्वॉल्व मत हो.
सो विलियम वेल्बरफोर्स और चार्ल्स ग्रांट ने कंपेल किया ईस्ट इंडिया कंपनी को to give up its policy on non-intervention in education. They thought that modern education would destroy the fate of Indians. और उन्होंने क्या किया, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को स्टैब्लिश किया और उन्होंने ये सोचा कि जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है ये लोगों इंडियन जो लोग हैं उनके जो फेथ है, उनका जो फेथ है उसे डिस्ट्रॉय करेगा, द फेथ ऑफ द इंडियंस इन द रिलीजन एंड दे वुड फॉलो क्रिश्चियनिटी। और फिर उन्होंने सोचा कि उनका जो उनके रिलीजन्स में फेथ है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और वो किसे फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, क्रिश्चियनिटी को। तो कुछ ये मोटिव थे उनके, राइट। फिर चेंज इन ब्रिटिश पॉलिसी। The first step towards the educational development of India was taken by the British rule after the Charter Act of 1830. अब एजुकेशनल डेवलपमेंट इंडिया में कब आया था? चार्टर एक्ट के बाद में, ठीक है। दिस एक्ट सैंक्शनड एटलीस्ट 1 लाख रुपीज फॉर एजुकेशन, और इस एक्ट के अंदर एटलीस्ट 1 लाख रुपए लगते थे एजुकेशन के लिए। चार्ल्स ग्रांट इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। अब चार्ल्स ग्रांट को फादर मॉडर्न एजुकेशन का फादर माना जाता है, as it was because of his effort that the Charter Act of 1813 came into force. अब चार्ल्स ग्रांट के ही कारण ये जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, उनके ही एफर्ट से ये सिस्टम चेंज हुआ था, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। However, the charter had failed to clearly state what should be the medium of instruction, Indian or English or Indian language. It was also ambiguous about the means of expanding English education in India, or whether education should be given to all or a selected few. Now, अब चार्ल्स ग्रांट जो थे उन्होंने ये स्टेट नहीं किया था, ये नहीं बताया था कि ये जो मॉडर्न एजुकेशन का सिस्टम है उसका मीडियम क्या होगा, या तो वो इंग्लिश मीडियम होगा या कोई इंडियन लैंग्वेज से रिलेटेड होगा। सो इट वाज एम्बिगुअस, एम्बिगुअस मतलब अनक्लियर, जो स्पष्ट नहीं है, जो क्लियर नहीं है, ठीक है। एम्बिगुअस अबाउट द मीन्स ऑफ एक्सपांडिंग, तो किस तरीके से वो इस सिस्टम को एक्सपांड करेंगे वो चीज उन्होंने नहीं बताई थी। कैसे इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में एक्सपांड किया जाएगा, या वेदर एजुकेशन शुड बी गिवन टू ऑल और सिलेक्टेड फ्यू, या कि ये जो एजुकेशन है मॉडर्न एजुकेशन है ये सभी को दी जाएगी या कुछ सिलेक्टेड लोगों को दी जाएगी, ये चीज उन्होंने नहीं बताई थी। ओके, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट डिबेट। अब ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट किसे बोलते हैं? ओरिएंटलिस्ट वो पर्सन होता है जो किसी कंट्री की लैंग्वेज को क्या करता है, स्टडी करता है, ठीक है। वेट अ सेकेंड। ओके, या ये बोल सकते हैं ओरिएंटलिस्ट वो पर्सन है जो ट्रेडिशनल लर्निंग में हेल्प करते हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर कंट्री की जो ट्रेडिशन है, जैसे अर्लियर एंशिएंट टाइम में वेदास के थ्रू क्या किया जाता था, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी, राइट। तो ओरिएंटलिस्ट उन लोगों को बोलते हैं। और एंग्लिसिस्ट क्या होते हैं? जैसे वो लोग जो साइंटिफिक स्टडी करते हैं, जो वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज की पढ़ाई करते हैं, ठीक है। जो जैसे आज हम जो पढ़ रहे हैं वो एंग्लिसिस्ट है, वेस्टर्न एजुकेशन है। और ओरिएंटलिस्ट क्या है? ट्रेडिशनल एजुकेशन, ठीक है। So Orientalist and Anglicist debate. There emerged two groups, the Orientalist and Anglicist, in the field of
एजुकेशन। तो दो तरीके के ग्रुप क्या हुए, मर्ज हुए। कुछ थे ओरिएंटलिस्ट जो ट्रेडिशनल स्टडी करना चाहते थे या करते थे, और कुछ थे एंग्लिसिस्ट जो वेस्टर्न और साइंटिफिक तरीके से पढ़ाई करना चाहते थे या कर रहे थे। The education policy of British government in late 18th and early 19th century was influenced by Orientalists such as William Jones and Colebrook। अब एजुकेशन पॉलिसी जो थी गवर्नमेंट की, वो लेट 18th और अर्ली 19th सेंचुरी में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुई थी, और उसे इन्फ्लुएंस किया था ओरिएंटलिस्ट जैसे कि विलियम जॉन्स और कॉलब्रुक ने। दे गॉट द संस्कृत एंड पार्सियन टेक्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश टू अंडरस्टैंड द इंडियन कल्चर। अब उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, दे बिलोंग टू ब्रिटेन, लेकिन उन्होंने क्या किया था, इंडियन जो एजुकेशन थी उसको पढ़ा था, और उन्होंने जो भी हमारे संस्कृत और फारसियन टेक्स्ट थे उसे इंग्लिश में कन्वर्ट किया ताकि वो इंडिया का कल्चर समझ सकें। फ्रॉम अराउंड 12 many British, James Miller and Macaulay being the prominent one, became ardent critics of the Orientalists। अब ऐसे अराउंड 12 या उससे ज्यादा ब्रिटिश थे, जैसे कि जेम्स मिलर थे, मैक्यूली थे। उन्होंने क्या किया, दे वर अगेंस्ट और दे क्रिटिसाइज्ड, दे स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड द ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट मतलब जिन्होंने इंडियन कल्चर की स्टडी की है, उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। और क्यों किया, because they believed that the education imparted through Sanskrit and Persian texts were unscientific। क्योंकि उनका मानना ये था कि ये जो एजुकेशन डिलीवर की जा रही है संस्कृत और पार्सियन में, पार्सियन टेक्स्ट के थ्रू, ये बहुत ज्यादा अनसाइंटिफिक है। The Orientalists wanted to promote Indian education through the medium of classical language such as Sanskrit, Arabic and Persian। अब जो ओरिएंटलिस्ट थे वो क्या चाहते थे कि इंडियन एजुकेशन को किसमें प्रमोट किया जाए, क्लासिकल लैंग्वेज में ही प्रमोट किया जाए, जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, जैसे कि संस्कृत है, अरेबिक है, पार्सियन है, इसी लैंग्वेज में डिलीवर किया जाए। द एंग्लिसिस्ट on the other hand supported the promotion of western learning through the medium of English language। और जो एंग्लिसिस्ट थे वो क्या चाहते थे कि वो किसके सपोर्ट में थे, वेस्टर्न लर्निंग के सपोर्ट में थे, और दे वांटेड द इंग्लिश मीडियम, वो चाहते थे कि वो इंग्लिश मीडियम में ही एजुकेशन को डिलीवर करें या इम्पार्ट करें। Now, enlightened Indians like famous Indians such as Raja Ram Mohan Roy also exerted pressure on the government to promote modern, secular and Western education, since they thought that Western education was the remedy for the social, economic and political ills of the country। अब कुछ ऐसे इंडियंस, कुछ ऐसे फेमस इंडियंस ने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया। कौन सी गवर्नमेंट को, ब्रिटिश कंपनीज को या ब्रिटिश गवर्नमेंट को के ऊपर ये प्रेशराइज किया कि वो मॉडर्न, सेकुलर और वेस्टर्न एजुकेशन से ही लोगों को एजुकेशन दे, क्योंकि उनका ये मानना था कि वेस्टर्न एजुकेशन एक सॉल्यूशन देगा उन्हें, या एक तरीके से लोगों को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तरीके से क्या करेगा, हेल्प करेगा। जो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं या जो इफेक्ट्स हैं वो कंट्री में चेंज होंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी। So nobody is having doubt? Okay, naturally system of education.
जो फारसी लोग होते हैं ना, वो लोग फारसियन लैंग्वेज बोलते हैं। The Anglicist Orientalist controversy was put to an end in 1835 when Lord Macaulay's minute stated that the limited government resources were to devote to teach Western science and literature through the medium of English alone. अब ये जो कंट्रोवर्सी थी, ये जो डिसएग्रीमेंट था कि कुछ लोग क्या चाहते थे कि ओरिएंटलिस्ट तरीके से ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट की जो कंट्रोवर्सी थी, जो डिसएग्रीमेंट था, वो 1835 में उसका सॉल्यूशन निकला। और लॉर्ड मैकली ने क्या स्टेट किया कि सिंस गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, सो ही डिसाइडेड दैट कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसमें वेस्टर्न साइंस लिटरेचर पढ़ाई जाएगी और जो मीडियम होगा वो इंग्लिश होगा। Under the Macaulay system of education, Farsian was abolished as the court language and was subtitled by English. और मैकली के अंदर ये जो फारसियन लैंग्वेज थी उसे अबॉलिश किया गया और उसकी जगह पे कौन सी लैंग्वेज को सब्स्टिट्यूट किया गया? इंग्लिश, राइट। द प्रिंटिंग ऑफ इंग्लिश बुक वॉज मेड फ्री एंड दिस वॉज अवेलेबल एट रिलेटिवली लो प्राइस। अब इंग्लिश बुक को फ्री में प्रिंट किया गया और लो प्राइजेस पे उसे अवेलेबल करवाया गया। 42 schools were set up by 1842 and Bengal was divided into 9 educational zones by Governor General Auckland. Each zone was to have a government school. अब 42 schools set up किए गए, बंगाल को 9 educational zones में divide किया गया और हर zone में एक government school set up किया गया, ठीक है। So finally मैकली ने एजुकेशन सिस्टम को क्या किया गया था, सेटअप किया या स्कूल्स को सेटअप किया था। देन वुड्स डिस्पैच, in 1854 Charles Wood prepared a dispatch on educational system of India. This document was the first comprehensive plan for the spread of education in India and was considered the Magna Carta of English education in India. अब 1854 में चार्ल्स वुड ने क्या किया? डिस्पैच किया। डिस्पैच मतलब जो टास्क होता है एजुकेशन सिस्टम का वो कंप्लीट किया, जो कंप्लीट एक तरीके से प्लान बनाया। He prepared a complete plan for the education system for India. This documented was first comprehensive plan for spread of education in India. ये सब पहला एक प्लान था या एक ऐसा फर्स्ट कंप्रेहेंसिव प्लान था जिसमें एजुकेशन को स्प्रेड करने के बारे में सोचा गया था और इसीलिए इसे कंसिडर किया जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। The main recommendations of the dispatch were this. अब इसमें से जो main recommendations थी, मतलब main जो points थे वो कुछ ये थे। The first one is the government of India was asked to resume responsibility for education of the mass, thus repudiating the downward filtration theory, at least on paper. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया गया कि उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी या उन्होंने ये
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये so the government of India was asked to resume the responsibility. हाँ पता नहीं यार, wait a second students. इशिता आर्यनी, इशिता आर्यनी, आस्था गौतमी, देन अक्षा, बतुल, चंचल, हाँ चंचल सोलंकी, जियांशु, मुनीरा, राजश्री, समीक्षा, स्वाति, वीरती, शौर्य एंड हर्षित कोठारी। इतने ही है, पता नहीं आज तो नहीं है। नहीं, बॉयज में है जियांशु एंड शौर्य, नहीं है हर्षित कोठारी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू। हाँ लब्धि भी, पर आज नहीं है। नहीं है। सो चार्ल्स फूड ने जो एक एनालिसिस बनाया था या जो प्लानिंग बनाई थी, उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या किया गया, ये कहा गया कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई टू एजुकेट द मास नंबर ऑफ पीपल, लोगों को एजुकेशन, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एजुकेशन प्रोवाइड करवाने की। ठीक है, thus repudiating the downward filtration theory at least on paper। और ये कहा गया कि यहाँ पे repudiating का मतलब होता है a kind of disapproval नहीं, a kind of change, राइट। और ये कहा गया कि चेंजेस में डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी लगाई जाए। अब ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है, ये मैं आपको बताऊंगी, आगे आएगा। ठीक है, एटलीस्ट ऑन पेपर। Then graded schools were to be established in the hierarchy of universities, colleges, high school, मिडिल क्लास स्कूल एंड प्राइमरी स्कूल। ठीक है, तो ये थी डाउनवर्ड थ्योरी, मतलब कि कुछ इस तरीके से स्कूल्स को स्टैब्लिश किया जाए जो हायरार्की में हो, जैसे फर्स्ट यूनिवर्सिटीज, देन कॉलेजेस, देन हाई स्कूल्स, देन मिडिल स्कूल्स एंड देन प्राइमरी स्कूल। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ से हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। If you are having any doubts, you can ask me.